मान लेते हैं एक माध्यम है और उसमें किसी कण का जो विस्थापन है, मान लेते हैं उसमें दो या दो से अधिक कण क्या कर रहे हैं, कण के तरंगे एक साथ उसमें चल रही हैं, ठीक है। और उन तरंगों का विस्थापन y1, y2 और y3 है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं आपके ढेर सारे कण का विस्थापन संचरित हो रहा है। तो अगर हम लोग मान लें किसी एक कण का परिणामी विस्थापन y है, तो ये अनेक कणों के विस्थापनों के योग के बराबर होता है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, किसी माध्यम में संचरित दो या दो से अधिक कणों के विस्थापनों का जो योग होता है, किसी क्षण एक कण के परिणामी विस्थापन के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। जैसे जब इनका विस्थापन हम लोग जोड़ेंगे तो एक नई तरंग बनेगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परिणामी, इसको परिणामी विस्थापन कहते हैं। परिणामी विस्थापन, ठीक है। अब आगे आइए कि तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत सभी प्रकार की तरंगे, जैसे यांत्रिक तरंगे हैं और वैद्युत चुंबकीय तरंगे के लिए समान रूप से सत्य है, ठीक है, बशर्ते कि तरंगों का आयाम बहुत अधिक न हो, ठीक। सेकंड है कि लेजर तरंगों का लेजर तरंगों का आयाम बहुत बड़ा होता है, अतः इनके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यानी लेजर तरंगों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कम, जैसे जो तरंगे बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती हैं, उनके लिए लागू होता है ये। तो ये हमारा है अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, व्यतिकरण पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे व्यतिकरण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे व्यतिकरण का ये जो टॉपिक है, एक्चुअली व्यतिकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है संपोषी और एक होता है विनाशी। और व्यतिकरण को इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे एक दूसरे में क्या करती हैं, इंटरफेयर करती हैं। दो या दो से अधिक तरंगे जब एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं, तो उसी वहीं पे आपका क्या होता है, इंटरफेरेंस उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। या फिर इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण कहते हैं। अब देखिए ये व्यतिकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संपोषी व्यतिकरण, संपोषी को इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरा आपका है विनाशी व्यतिकरण, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन दोनों का मतलब ये है कि संपोषी का मतलब जहाँ पे आपको तीव्रता अधिक दिखाई दे, अधिक तीव्रता, और जहाँ पे तीव्रता कम हो। इसका मतलब ये है कि जब तरंगे क्या होती हैं, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी एक मीडियम में, माध्यम में चलती हैं, तो वो कहीं पे क्या होती हैं, इधर देखिए, कहीं पे उनका आयाम अधिक होता है और कहीं पे उनका आयाम क्या होता है, कम होता है। तो जहाँ पे तीव्रता अधिक होती है वो आपका संपोषी व्यतिकरण होता है, और जहाँ पे तीव्रता क्या होती है, कम होती है, वो उनका क्या कहलाता है, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग जान गए कि व्यतिकरण किसे कहते हैं, कि जब दो या दो से अधिक तरंगे, ठीक है, किसी माध्यम में एक साथ क्या करती हैं, चलती हैं, तो कुछ बिंदुओं पर उनकी परिणामी तीव्रता अधिक होती है और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है।
तो इसी में ये जो घटना होती है या फिर होने वाले इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो समपोषी व्यतिकरण का डिफिनीशन क्या देंगे? तो समपोषी व्यतिकरण का डिफिनीशन देंगे हम लोग कि व्यतिकरण की वह घटना जिनमें परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वो समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। और विनाशी व्यतिकरण आप समझ ही गए तब कि व्यतिकरण की वह घटना जिसमें कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में या मीडियम में चलती हैं तो उनके परिणामी तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग मानना पड़ेगा कि माना किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की तो प्रगामी तरंगे जिनके आयाम A1 और A2 हैं, जिनके आयाम A1 और A2 हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, आगे यदि किसी क्षण टी पर माध्यम के किसी बिंदु पर इन तरंगों के कारण कण के विस्थापन क्रमशः Y1 तथा Y2 है। ठीक है, और इनके बीच का कलांतर
बीच का कलांतर फाई है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला इक्वेशन लिखते हैं कि y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरे में फाई का अंतर है, तो y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो अब तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत से यहाँ पे लिखिए अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, y बराबर y1 प्लस y2, यानी अलग अलग विस्थापनों का जो योग होता है वो परिणामी विस्थापन के बराबर होता है। तो अब दोनों को जोड़िए, ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। a2 ये हो जाएगा साइन ओमेगा, इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्म लगाएंगे, साइन ओमेगा टी कॉस फाई, और ये हो जाएगा कास ओमेगा टी साइन फाई। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, फार्मूला क्या है, ये है साइन ए प्लस बी का। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फार्मूला है आपका साइन ए प्लस बी का, जो हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, a2 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस, ये हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कास ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, तो चलिए इसको एक साथ रखते हैं, तो यहाँ से कॉमन करिए, तो ये हो जाएगा, अगर हम लोग साइन ओमेगा टी कॉमन करें तो ये मिलेगा a1 प्लस a2 कॉस फाई, और बाहर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये क्या होगा आपका a2 कास ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, तो हम लोग इसको पुट करेंगे। चलिए देखते हैं इसका क्या मान रखते हैं हम लोग। तो इसका हम लोग मान रखते हैं, इसको हम लोग पुट कर देते हैं, इसको a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर ए साइन थीटा, और ऐसे ही a2 साइन फाई बराबर ए कॉस थीटा पुट कर देते हैं। चलिए रखिए, तो ए कॉस थीटा पुट करिए यहाँ पे, और यहाँ पे ए साइन थीटा। चलिए रखिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, ए बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कास ओमेगा टी साइन थीटा। तो ये सारा y बराबर चल रहा है, तो बताएं यहाँ से y बराबर क्या होगा, ए, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, ओमेगा टी प्लस थीटा। ये है हमारा परिणामी तरंग के आयाम का समीकरण, परिणामी तरंग के
आयाम का विस्थापन का समीकरण। ठीक है। और कैपिटल ए क्या है आपका? परिणामी आयाम है, कण का परिणामी आयाम। ठीक है। अभी हम लोग को निकालना है आयाम। तो चलिए हम लोग आयाम निकालते हैं। आयाम कैसे निकलेगा? तो जैसा कि हम लोग माने हैं कि a1 प्लस a2 कास फाई इक्वल टू क्या? a कॉस थीटा। और दूसरा माने हैं a2 साइन फाई बराबर a साइन थीटा। ठीक है। दोनों का इक्वेशन नंबर जो भी माने हैं इसको 3 कर लीजिए और इसको 4 कर लीजिए। दोनों का समीकरण का वर्ग करके जोड़ दीजिए। समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए वर्ग करके जोड़ें इनको। तो इधर का पहले इधर का जोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर आ जाइए। चलिए देखिए यहाँ पे इधर का करेंगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 कास फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर। ठीक है। इधर देखिए अगर हम वो ए स्क्वायर कामन कर लें तो ये आपका बचेगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको भी खोलिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? प्रथम पद का स्क्वायर द्वितीय पद का स्क्वायर प्लस क्या 2ab। ठीक है। और ये जो फार्मूला है सोर्स सम का है कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। तो इसको खोल लीजिए पहले। तो ये जब खोलेंगे तो ये क्या आएगा? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कास स्क्वायर फाइव प्लस दोनों के गुणनफल का दोगे ना तो 2a1 a2 कास फाइव प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। चलिए इसको और इसको एक साथ जोड़ लीजिए। इधर ये 1 हो गया तो ये आपका आ गया a स्क्वायर बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। एक चीज़ जान लीजिए कि जब एंगल इक्वल होता है तो उन लोगों का योग भी 1 आता है। 2a1 a2 कास फाइव ये भी 1 हो गया तो आपका आएगा a स्क्वायर बराबर a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाइव। तो यहाँ से परिणामी आयाम कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाइव। ये है आपका परिणामी आयाम। ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इसे परिणामी आयाम कहते हैं हम लोग। ठीक है। तो देख लीजिए परिणामी आयाम का फार्मूला है और इसको क्वेश्चन नंबर 5 करिए, इसको 6 करिए। ठीक है। अब हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है।
ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपके परिणामी तीव्रता होता है वो आयाम का या आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ पे कांस्टेंट लगा सकते हैं, मान लेते हैं कांस्टेंट आपका के है, तो हो जाएगा के ए स्क्वायर। ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अगर ये I1 होगा तो ये क्या होगा आपका के A1 का स्क्वायर। अगर ये I2 होगा तो ये क्या होगा आपका के A2 का स्क्वायर। चलिए रखते हैं इसमें, तो समीकरण 5 से यूज करते हैं। ठीक है। तो समीकरण 5 में जब हम लोग यहाँ पे दोनों पक्षों में के से गुणा कर दें, ठीक है, दोनों पक्षों में के से गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका के आई स्क्वायर, के ए स्क्वायर सॉरी, और ये हो जाएगा के A1 का स्क्वायर, के A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos 5। ठीक है। अब हम लोग क्या करना है कि ये जो आपका के A1 है वो आपका क्या है I है, और ये क्या है I1 है, और ये क्या आपका I2 है। इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा, तो दो को ऐसे रहने देते हैं और इसको लिखते हैं अंडर रूट के A1। ठीक है। और इसको लिखते हैं अंडर रूट के A2, और ये क्या आपका cos 5 है। देखिए ध्यान से, इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, जब लोग इसका अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट I2 हो जाएगा और A2 बाहर हो जाएगा, के अंडर रूट में हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि I बराबर I1 प्लस I2, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में I1 I2, और ये आपका cos 5। ये है परिणामी, ध्यान से देख लो, ये है परिणामी तीव्रता का समीकरण। ठीक है। तो अब हम लोग को परिणामी तीव्रता का समीकरण मिल गया, तब हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो हमने जैसा कि परिणामी तीव्रता का समीकरण निकाल चुके हैं हम लोग, I बराबर क्या I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 cos 5। ठीक है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ पे जान लेते हैं, नोट करके लिख सकते हैं इसको, कि कलांतर और पथांतर में संबंध। तो डेल फाई को कलांतर कहते हैं और डेल एक्स को पथांतर कहते हैं। तो डेल फाई बराबर क्या 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल एक्स। तो अब चलिए हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहला, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, तो पहला हमने बताया था समपोषी। ठीक है, समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, समपोषी व्यतिकरण देखिए, तो देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, समपोषी में तीव्रता अधिक होती है। तो तीव्रता cos फाई का मान अधिकतम कब होगा, जब उसका मान +1 होगा। ठीक है। तो अब इसको समीकरण नंबर उसको हम लोग बना लेते हैं 7। तो समीकरण 7 से देखिए, समीकरण 7 से तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जब हम लोग मान रखेंगे तो ये क्या आएगा I1 प्लस I2 प्लस ये आएगा 2 अंडर रूट I1 I2। ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे 2 अंडर रूट I1 I2 का क्या मतलब है, ये हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये है आपका समपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता। तो यहाँ पे जब हम लोग कलांतर यूज करेंगे तो देखिए फाई का मान कितने कितने पे फाई का मान 1 होगा,
तो फाई का मान हम लोग यूज कर सकते हैं 0, 2 पाई, 4 पाई डॉट डॉट डॉट। तो कलांतर आपका हो गया, जब हम लोग कलांतर निकालेंगे तो डेल फाई आपका आ जाएगा 2m पाई, और जहाँ m आपका क्या है 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। तो चलिए यहाँ पे कलांतर रखते हैं यहाँ पे, तो पथांतर आएगा आपका डेल एक्स बराबर 2 लेमडा अपान 2 पाई, और ये कलांतर कितना है आपका 2m पाई। तो देखिए यहाँ से पाई 2 कैंसिल, यानी आपका जो पथांतर होगा डेल एक्स बराबर em लेमडा होगा। ठीक है, ये था आपका क्या पथांतर था। तो अभी हम लोग ये निकाले हैं, तो यहाँ पे अधिकतम तीव्रता होगी, ये जो आप फार्मूला निकाले आई बराबर जो निकाले हम लोग अंडर रूट में I1 अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे I1 का मान रख देते हैं, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा अंडर रूट के A1 प्लस अंडर रूट के A2 का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान से देख सकते हैं आप कि के को बाहर निकालेंगे अंडर रूट के को, तो के बाहर आएगा, तो फार्मूला हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये आपका आई मैक्स है, यानी अधिकतम तीव्रता आपको यहाँ पे प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब चलिए ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इसी में देख लेते हैं विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कि विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है कि इस पे तीव्रता न्यूनतम होती है। तो कास फाई का मान न्यूनतम कितने पे होता है -1 पे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फाई कितना लेंगे पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी इन सभी बिंदुओं पर आपका कालांतर क्या आएगा, कास फाई का मान -1 आएगा। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग कि तब कालांतर फाई बराबर क्या होगा, जनरल फार्मूला ये आएगा 2m पाई -1, 2m -1 इंटू पाई, और m का मान होगा आपका 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ से पथांतर क्या होगा, पथांतर होगा लेमडा अपान 2 पाई इंटू 2m -1 इंटू पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, यानी आपका आएगा पथांतर डेल एक्स बराबर आएगा 2m -1 लेमडा बाई 2। आप यहाँ पे मान रख सकते हैं, तो आप चेक करेंगे तो पथांतर कितना आएगा, यानी इस बिंदुओं पर न्यूनतम तीव्रता होगी। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे आप जाएंगे जब पथांतर मतलब इन पथों पे जाएंगे तो आपका उसकी तीव्रता न्यूनतम आपकी होगी। चलिए यहाँ पे फॉर्मूले में रखते हैं इसका मान, तो I बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा I1 प्लस I2, ये माइनस हो जाएगा, और ये अंडर रूट में I1 I2 और ये 2, तो ये हो जाएगा आपका I1 अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। ये I मिनिमम है आपका। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो जब इसको रखेंगे हम लोग के A1 का स्क्वायर अंडर रूट में K1 प्लस अंडर रूट में के A2 का होल स्क्वायर, तो के बाहर हो जाएगा, ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है आपका I मिनिमम। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके लिए I मिनिमम और I मैक्स निकाल लिए। अब हम लोग I मिनिमम और I मैक्स में संबंध निकालेंगे एक। ठीक है, यहाँ देखिए I मैक्स और I मिनिमम में संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ देखिए कि I मैक्स बटे I मिनिमम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे के
A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो के से के क्या हो गया, कैंसिल। तो आपका आंसर आ गया आई मैक्स बटे आई मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे क्या, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये एक रिलेशन हो गया इनके बीच में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन भी इसी फार्मूले पूछेगा आई मैक्स और आई मिनिमम के लिए, तो आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ देख लीजिए अच्छे से। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और आप इसे लगाइएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है कि समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयामों का अनुपात 4:9 है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देख लो क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल आप लोग को बताया पहले। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि दो तरंगों के तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। उनके आयामों का अनुपात क्या है, यदि दोनों तरंगों के व्यतिकरण करें, यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 2005 और 2009 में पूछा है। तो देखिए पहले क्या दिया है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात यानी I1 बटे I2 का मान दिया है 25/16, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं कि I जो होता है वो A के समानुपाती होता है। तो I1 बराबर क्या होगा, A1 का स्क्वायर और I2 बटे A2 का स्क्वायर, ये रिलेशन एक है। तो हम लोग क्या करेंगे, I1 I2 का मान रखकर A1 A2 का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए जब A1 A2 का मान आएगा तो अंडर रूट लेंगे 25/16 का, तो 5/4 आएगा, यानी A संबंधे A2 का 5 संबंधे 4। तो अब हमें आई मैक्स और आई मिनिमम निकालना है। तो अभी रिलेशन हम लोग निकालेंगे यही वाला, के से के कैंसिल। तो अगर हम लोग यहाँ से A1 का मान निकालें तो ये 5/4 A2 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, A1 का मान रख देते हैं 5/4 A2 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे 5/4 A2 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो जब हम लोग यहाँ से A2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से देखिए 4, 5 4 9 ऊपर हो जाएगा और 5/4 4 से 4 एलसीएम कट जाएगा और A2 से A2 कट गया। तो आपका जो आंसर आएगा 9/1 आएगा। 9/1 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 81/1 हो जाएगा, यानी आई मैक्स और आई मिनिमम का मान 81:1 होगा। तो आप आई होप आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सेम है उसी पे, कि यहाँ पे तरंगों के आयाम दिया हुआ है, आवृत्ति पहले आप तीव्रता निकाल लो उसी फार्मूले से, I1 बटे I2 बराबर A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आप वहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा था एक टॉपिक व्यतिकरण। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यानी यंग का द्विक रेखा छिद्र, या कह सकते हैं डबल स्लिट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।